जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ऑफलाइन सेंटर में करवाया जा रहा है। इसके हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि सोशल साइंस के हैं। ये सभी प्रश्न जो है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सेट का। इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, जो कि सभी एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही नहीं है। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, जो कि गलत दिया हुआ है। ये आगे फिर है कि गाय उसके लिए पवित्र थी, ये भी नहीं होगा। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये कल जो टेस्ट हुआ है ऑफलाइन सेंटर में, उसी के क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसी के 50 क्वेश्चन है जो हम लोग आज देख रहे हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आज इसमें दूसरा दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वैशाली में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे फिर दिया हुआ है कि मौर्य काल में विशिष्ट शब्द से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में विशिष्ट शब्द से जो तात्पर्य था ये हो जाएगा बेगारी से। और यहाँ जो दिया हुआ है कि प्रांत को जो है मौर्य काल में ये चक्र कहा जाता था। ये जो है प्रांत, इसको चक्र कहा जाता था और जिला को मंडल कहा जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेगारी से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो मंदिर एवं ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान में दिया था सबसे अधिक, ये गुप्त काल के शासकों ने। इसका आंसर करेक्ट जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये शुरुआत जो किया था, इसकी शुरुआत तो मंदिर बनाने और ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान में देने की प्रथा की शुरुआत जो है ये सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। और सर्वाधिक अगर पूछे तो ये गुप्त वंश के शासकों के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो व्यापारियों का निगम था ये, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिग्राम। और ये जो अष्टदिग्गज दिया हुआ है, तो ये अष्टदिग्गज जो हो जाएगा यह शिवाजी के दरबार में जो मंत्री परिषद थे अष्टदिग्गज हो जाएंगे। और ये ऑप्शन ए में जो चतुर्वेदी मंगलम दिया हुआ है, चतुर्वेदी मंगलम जो था ये वैसे ब्राह्मण जो कि चारों वेदों का जानकार हुआ करते थे, उन ब्राह्मणों को जो ग्राम अनुदान में दिया जाता था तो उसी को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि सल्तनत काल में इनाम भूमि किसे दिया जाता था। सल्तनत काल में इनाम भूमि किसे दिया जाता था। तो ये जो दिया जाता था ये विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण करवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1556 में करवाया था। तो ये आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये जो हो जाएगा 1556 ईस्वी में जो है अकबर राजा बना था। तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये गुजरात अभियान अकबर ने 1572-73 ईस्वी में किया था। उसी के बाद अकबर ने जो है ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो गुजरात अभियान के समय जो वहाँ का शासक था मुजफ्फर खान तृतीय थे, तो उसके समय में ही अकबर ने गुजरात में अभियान किया और उसे जीता था। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, जो कि 1572-73 ईस्वी में हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया गया था। तो चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का जो गठन किया गया था ये लेनिन के द्वारा किया गया था।
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि मुसोलिनी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था। तो मुसोलिनी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था, ये जो हो जाएगा ड्यूस हो जाएगा। मुसोलिनी को ड्यूस भी कहा जाता था। और ये जो फ्यूहरर दिया हुआ है, तो फ्यूहरर जो है ये हिटलर को कहा जाता था, हिटलर को। और ऑप्शन सी में जो अतातुर्क दिया हुआ है, ये अतातुर्क जो है मुस्तफ़ा करम को कहा जाता था, मुस्तफ़ा करम पाशा को। और इसे ही तुर्की का पिता भी कहा जाता था। मुस्तफ़ा करम पाशा जो थे, जिसे अतातुर्क कहा जाता था, तो ये तुर्की के पिता के नाम से भी इसे जाना जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा ड्यूस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग दिया हुआ है कि गोडेहू की संधि निम्न में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। गोडेहू की संधि से निम्न में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 10वां का ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध और वांडीवास का युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये 1746 से 48 के बीच हुआ था। और ये जो समाप्त हुआ था एलासापा की संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो ये तो नहीं होगा। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है यही हुआ था 1749 से 1754। यही युद्ध जो समाप्त हुआ था पांडुचेरी की संधि या गोडेहू की संधि, इसे ही कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। गोडेहू की संधि या पांडुचेरी की संधि, इसे ही कहा जाता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है, ये तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ था। और ये जो समाप्त हुआ था ये पेरिस के संधि के साथ समाप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है और ये वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था, वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट है 11 नंबर कि यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है। तो ये जो कथन था, ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता जो थे ये डेरेजियो, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है डेरेजियो, यही हो जाएगा इसका आंसर। इन्होंने जो है 1826 ईस्वी में युवा बंगाल आंदोलन का शुरुआत किया था। 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में इन्होंने ही युवा बंगाली आंदोलन की शुरुआत किया था। आगे फिर देखते हैं। और ये जो राजा राम मोहन राय ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ये 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। और आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, ये डेरेजियो को कहा जाता है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। गडकरी विद्रोह जो हुआ था 1844 ईस्वी में, इसका जो केंद्र था ये कोल्हापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कोल्हापुर। आगे 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। तो ये जो हो जाएगा, ये अरुणा असफ अली का संबंध जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से रहा है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। खुदाई खिदमतगार के जो संस्थापक हो जाएंगे ये अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जो अब्दुल गफ्फार खान, यही हो जाएंगे। आगे फिर है संविधान सभा को किसने मूर्ति के रूप प्रदान किया है। मूर्ति रूप प्रदान जो किया है संविधान सभा को, ये किया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से शुरू हुआ था। और ये जो चला था 22 जनवरी 1947 तक। तो 22 जनवरी 1947 को ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर हम लोग 17 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा बताया गया है। संविधान का आत्मा जो बताया गया है B.R. अम्बेडकर के अनुसार ये मौलिक अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आ जाता है, ये मौलिक अधिकार को B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा बताया गया है।
और ये मौलिक अधिकार जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये जो सर्व सत्ता संपन्न देश संसद की अवधारणा है ये इंग्लैंड के संसद से लिया गया है। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग फिर 19 नंबर देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये जो किया गया है अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान ये किया गया है अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है 231, इसके द्वारा जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक या उससे अधिक एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं, मतलब 2 राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं, वही 231 अनुच्छेद में दिया गया है। जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक उच्च न्यायालय है, पंजाब हरियाणा के लिए एक उच्च न्यायालय है, तो वही जो कहा गया ये 231 अनुच्छेद के अंतर्गत। फिर जो आगे 131 दिया हुआ है अनुच्छेद, ये जो है दिया हुआ कि एससी के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में दिया गया है। और फिर 143 जो है ये राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, तो उसी के बारे में इसमें दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 233 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 20 में दिया हुआ है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो देशीकरण द्वारा जो है नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका जो है ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा विदेशी। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, लेकिन यहाँ पे ये एरर हो गया है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, तो ये नहीं होगा। यहाँ विदेशी स्त्री से विवाह करने पर, विदेशी स्त्री से विवाह करने पर जो है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में दिया हुआ है कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन ए होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण को ही हैबियस कार्पस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट जो होगा ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है तो मद्य निषेध ये तो हो ही जाएगा। आगे है काम का अधिकार, ये भी है। फिर नेक्स्ट जो है समान काम के लिए समान वेतन, ये भी है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन डी जो है सूचना का अधिकार, जो नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं कह रहा है, तो इसका आंसर जो होगा यही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता है। ये सूचना का अधिकार जो है ये जो है एक विधिक अधिकार है, जो कि 2005 में ये कानून बना। सूचना का अधिकार ये एक विधिक अधिकार है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता है, तो नहीं ही कह रहा था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किस संबंध में होता है? तो संयुक्त अधिवेशन जो होता है ये संविधान संशोधन विधेयक नहीं होगा, वित्त विधेयक नहीं, साधारण विधेयक। इसका आंसर जो हो जाएगा यही होगा, साधारण विधेयक के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। तो और ये जो साधारण विधेयक, इसका आंसर करेक्ट हो जाए। संयुक्त अधिवेशन जो है अभी तक टोटल 3 बार हुआ है। पहली बार जो हुआ है कि दहेज निवारण के लिए हुआ है, फिर जो दूसरा बार दहेज निवारण कानून के लिए बना था जो उसी टाइम हुआ था, फिर है कि बैंकिंग सुधार संबंधी जो है फिर हुआ था, तीसरा जो है निवारक निरोध कानून। तो अभी तक टोटल 3 बार ही ये संयुक्त अधिवेशन हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम लोग 24 नंबर देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, जो ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। जो टोटल 6 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि पहले जो है उपराष्ट्रपति रहे, बाद में राष्ट्रपति बने। तो ये 6 राष्ट्रपति जो पहले, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहले जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण और के.आर. नारायण। ये टोटल 6 जो ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो कि पहले उपराष्ट्रपति और फिर बाद में राष्ट्रपति भी चुने गए। तो इसका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह हो जाएगा।
जो कि ये नहीं रहे थे। और ज्ञानी जेल सिंह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो ये जो करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 26 नंबर पे हम लोग आते हैं, दिया हुआ है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का जो गठन है ये किया जाता है केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण, इसका आंसर जो होगा ये सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्रीगण के द्वारा किया जाता है। यहाँ कोई स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा यही होगा, जिसमें कि सिर्फ कैबिनेट मंत्री हो तो वो जो है मंत्रिमंडल कहलाता है। सिर्फ जिसमें कैबिनेट मंत्री हो वो मंत्रिमंडल कहलाता है। इसका आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। और मंत्रिमंडल शब्द जो है ये मूल संविधान के अंतर्गत नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द को 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ उसके द्वारा ये मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है 27 नंबर, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई ये 1991 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 28 नंबर देखते हैं, भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में जो न्यायपालिका है इसका ऑप्शन देख लेते हैं 28 का हम लोग, भारत में न्यायपालिका है संसद के अधीन, स्वतंत्र, राष्ट्रपति के अधीन और प्रधानमंत्री के अधीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो ये प्रावधान किया गया है कि भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे फिर है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का जो मुख्यमंत्री है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये जो यहाँ पे ऐसे मेंशन करके नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये तो विधानसभा दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर सामूहिक रूप से होगा तो विधानसभा ही, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो ये राज्यपाल के प्रति, मुख्यमंत्री जो है अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राज्यपाल के प्रति, और सामूहिक रूप से अगर पूछे तो विधानसभा के प्रति। यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हम लोग इसका आंसर जो है विधानसभा दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे फिर है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। डायरेक्ट जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है उसे ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल हो जाएगा ये हो जाएगा पाल घाट। पाल घाट जो है इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाल घाट। पाल घाट जो है केरल के कोचीन को तमिल के कोयम्बटूर से जोड़ता है। और ये पाल घाट जो है ये नीलगिरी के नज़दीक है। नीलगिरी जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है तो उसी के नज़दीक है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ये पाल घाट ही होगा। आगे हम लोग देखेंगे फिर ये सेन घाट जो दिया हुआ है, सेन घाट जो है केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सागरीय जीव मूंगा किस प्रकार के महासागर में पाया जाता है? सागरीय जीव मूंगा जो है किस प्रकार के महासागर में पाया जाता है? ये जो पाया जाता है ये उष्णकटिबंधीय महासागर में पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम झील नहीं है? तो कृत्रिम झील जो नहीं है ये लोनार झील हो जाएगा। लोनार झील जो है ये क्रेटर झील है, महाराष्ट्र में है। और ये उकाई झील जो है ये गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये यूपी में है। और फिर जो निजाम सागर झील है ये तेलंगाना में स्थित है। आगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर में नहीं निकलती है? महाबलेश्वर से नहीं निकलती है।
तो ये जो हो जाए गोदावरी नदी, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, गोदावरी नदी। क्योंकि गोदावरी नदी जो है ये महाबलेश्वर से नहीं निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक के त्रियंबकम की पहाड़ी से निकलती है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे फिर है कि हरियाली योजना जिसका संबंध जल प्रबंधन से है का आरंभ किस वर्ष किया गया। तो ये हरियाली योजना जो है इसका आरंभ किया गया था 2003 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर है निम्नलिखित में से किस परियोजना से हिमाचल प्रदेश लाभान्वित नहीं होता है। तो हिमाचल प्रदेश जो लाभान्वित नहीं होता है ये हो जाएगा पोंग बांध परियोजना। ऑप्शन नंबर ए जो है पोंग बांध परियोजना इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। भारत का स्वर्णिम तंतु जो है जूट को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है भदवारी किस पशु का नस्ल है। तो भदवारी जो है ये भैंस का नस्ल हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर, केरल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो केरल जो है ये मेननजाइट और थोरियम दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि आरोही क्रम में ऊर्जा स्रोत को उसके क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में सजाने के लिए। तो ये जो हो जाएगा दिया हुआ है जल विद्युत ऊर्जा, जो जल विद्युत ऊर्जा जो है ये हो जाएगा 12% होता है, 12%। उसके बाद कोयला जो है ये कोयला 54% हो जाएगा, 54%। फिर नवीकरणीय ऊर्जा से जो प्राप्त होता है 24%, लगभग हम बता रहे हैं इसका आंसर। और फिर प्राकृतिक गैस से जो है ये 6% हो जाएगा, और तेल से जो है 1 या 2% हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसका सर्वाधिक हो जाएगा 3 कोयला, 3 2 उसके बाद 1 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, जो कि इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बिहार स्थित डालमिया नगर प्रसिद्ध है। तो बिहार स्थित डालमिया नगर जो प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीमेंट उद्योग के लिए। फिर निम्नलिखित में से किस जगह अनुसूचित जाति एससी का निवास नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और नागालैंड जैसे राज्य जो है यहाँ पे एससी का निवास नहीं है। तो इसका आंसर करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है कि गिब्सन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। तो गिब्सन मरुस्थल जो अवस्थित है ये अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है आर्कटिक वृत्त है विषुवत रेखा के, आर्कटिक वृत्त जो है विषुवत रेखा के उत्तर में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं द स्ट्रगल इन माई लाइफ निम्नलिखित में किसकी रचना है। तो ये जो रचना है द स्ट्रगल इन माई लाइफ ये नेल्सन मंडेला की रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक के जो लेखक है सरोजनी नायडू। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। आगे 48 नंबर देखते हैं नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी। तो ये जो प्रथम महिला थी ये अमृता पटेल थी। इन्हें जो है 1997 ईस्वी में डेयरी के क्षेत्र में विकास को लेकर जो है बोरलॉग पुरस्कार दिया गया था। ये प्रथम महिला थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी। तो प्रथम महिला जो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली थी ये जो हो जाएगा मैरी लीला राव। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैरी लीला राव जो थी ये ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी।
आगे फिर है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो ये जो बने थे ये हीरालाल जेकानिया। इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज हम लोगों ने ये 50 क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि ज्ञान बिंदु जीएस के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवाए जाते हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।